तो हमने लास्ट क्लास में हमने ये देख लिया था कि असल में आपकी बॉडी के अंदर अगर कोई फूड जाता है मतलब ग्लूकोज का किस तरीके से टूटना क्या क्या प्रोसीजर रहता है। ठीक है, ग्लूकोज किस तरीके से टूट सकता है इन द एब्सेंस ऑफ O2, इन द प्रेजेंस ऑफ O2 एंड लैक ऑफ O2 जो आपके मसल सेल्स में होता है। तो अभी हम देखते हैं कि असल में जो आपका रेस्पिरेशन है वो रेस्पिरेशन कल मैंने डिस्कस करा था कि दो तरीके के होते हैं। एक एब्सेंस एब्सेंस ऑफ O2 में इन और एक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ O2। तो जो इन द प्रेजेंस ऑफ O2 में होता है उसे हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और जो इन द एब्सेंस ऑफ O2 में होता है उसे हम बोलते हैं एनारोबिक। तो अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस इनके ऊपर इस प्रकार है कि सबसे पहले तो आपका एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है वो कब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ O2। तो दिस रेस्पिरेशन takes place in the presence of O2। ठीक है, और एनारोबिक कब होगा आपका एब्सेंस ऑफ O2 में। तो दिस रेस्पिरेशन takes place in the absence of O2। ठीक है, एब्सेंस ऑफ O2 में होगा। अब हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ O2 है, वहाँ पे एब्सेंस ऑफ O2 है। अब बात आती है कि कंप्लीट ब्रेकडाउन किस में होता है। तो कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड इसमें होता है। तो कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड अकर्स। ठीक है, और यहाँ पे नॉट कंप्लीट बोलिए या फिर इनकम्प्लीट बोलिए। ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। ठीक है, ये हो गया। अब बात आती है कि एनर्जी किस में ज़्यादा निकलेगी। तो जिसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड हुआ है उसी में ज़्यादा निकलेगी। तो हेयर द एनर्जी रिलीज्ड इज मोर। ठीक है, वो एनर्जी कितनी थी एनारोबिक की जब हमने बात करी थी इन द प्रेजेंस ऑफ O2 में 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की। फिर यहाँ पे हेयर एनर्जी रिलीज्ड इज लेस। कितनी थी, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, और अब बारी आती है एग्ज़ाम्पल लिखना चाहे तो एग्ज़ाम्पल आपके होंगे इसमें ह्यूमंस हम लेते हैं, एनिमल्स वगैरह जो भी आप कहना चाहें एसेट्रा। एनारोबिक में बेसिकली आपका एग्ज़ाम्पल हमने लिखा था यीस्ट। ठीक है, यीस्ट के अलावा कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, सम बैक्टीरियाज। ठीक है, और अगर हम बोलना चाहें तो पैरासिटिक वॉर्म्स, कुछ वॉर्म्स भी होते हैं पैरासिटिक जो आपका ये वाली एनारोबिक रेस्पिरेशन फॉलो करते हैं। ठीक है, और एसेट्रा। अब देखिए क्या होता है जब अगर मैं बात करूं जो लोग लैंड में रहते हैं, जो सी में रहते हैं, मतलब एक्वेटिक लाइफ की और टेरेस्ट्रियल लाइफ की, तो हम लोग का जो रेस्पिरेशन रेट है वो इतना ज़्यादा नहीं है। मतलब हमें इतना ज़्यादा ब्रीथ नहीं करना पड़ता, इतना कुछ नहीं, नॉर्मल रेट हमारा जितना रहेगा उतना बेटर है। वहीं अगर मैं बात करूं आपका फिशेस वगैरह की, एक्वेटिक एनिमल्स की, तो असल में उनकी O2, उनकी जो ऑक्सीजन, उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए, वो गिल्स से लेते हैं सांस। तो जो उनका ऑक्सीजन होता है वो सारा का सारा ऑक्सीजन आपके पानी में डिज़ोल्व है। ठीक है, तो वो जो पानी में डिज़ोल्व है उसको लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। मतलब आपको जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ेगी तभी आप ले पाएंगे।
ठीक है। तो इसीलिए जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है एक्वेटिक एनिमल में वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पे तो पूरा स्काई वगैरह है, ओपन है, एयर आराम से घूम सकती है और हम आराम से सांस ले सकते हैं। वहीं अगर हम एक्वेटिक की बात करें तो पानी आ जाता है, तो पानी में डिज़ोल्व हो गया, तो डिज़ोल्व हो गया मतलब पानी के अपने भी मॉलिक्यूल होंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसी हिंड्रेंस आती है कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्वेटिक एनिमल्स का जो रेस्पिरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा उन्हें तेज करना पड़ता है ताकि कि वो सांस ले पाए, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपके लिए नोट हो जाएगा। नोट द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक एनिमल्स is faster than terrestrial animals since oxygen is dissolved in water। तो ये आपका एक नोट हो गया। तो अब हम बात करते हैं सीधा आपके ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम, देखिए मैं फ्लो चार्ट में आपको फ्लो चार्ट की फॉर्मेट में लिखवाऊंगा, ठीक है। तो उससे क्या है, मतलब बेसिकली वो पॉइंट्स है कि इस पॉइंट के बाद ये वाला पॉइंट होगा, इस पॉइंट के बाद ये वाला पॉइंट होगा। तो इस चीज़ को ना, चाहे डाइजेशन का प्रोसेस हो, चाहे आगे ट्रांसपोर्टेशन आएगा, एक्सक्रीशन आएगा, ठीक है, तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो, तो इन चीज़ों को ना आपको स्टोरी की तरह याद रखना है कि यहाँ से एक बंदा है, वो यहाँ से गया होगा, फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से। देखिए आपकी बुक में जो डायग्राम है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो अगर आप वो डायग्राम बना सकते हैं तो ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस आपको डाइजेशन का डायग्राम भी करना है और आपको रेस्पिरेटरी का भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो कोशिश करिए कि हो सके तो ये वाला डायग्राम बना लीजिए, अगर आप बना सकते हैं। अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में बना सकते हैं तो ये वाला डायग्राम बना लीजिए, नहीं तो अगर आपको बुक वाला बनता है तो बुक वाला बना दीजिए, वो तो बहुत ही अच्छी बात है अगर बन सकता है, ठीक है। तो इसको समझते हैं कि असल में इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। देखिए आपके ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे मेन चीज़ है, देखिए नोज़ है, ठीक है। नोज़ के बाद आपके जहाँ से हवा अंदर जाती है उसे हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। फिर आता है आपका नेसल पैसेज या फिर नेसल कैविटी, ठीक है, जहाँ पे हवा थोड़ा और जाएगी। अब बताऊंगा डिटेलिंग कि भाई यहाँ पे और क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। फिर आपका होता है फेरेनेक्स, फेरेनेक्स होता है। फिर एक होता है लैरिनेक्स, ठीक है। तो फेरेनेक्स अगर आप देखेंगे तो ऐसा पॉइंट है, इसका भी यूज़ मैं बताऊंगा। अभी अभी सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है। लैरिनेक्स हो गया। लैरिनेक्स एक तरीके से वॉइस बॉक्स होता है कि आपने देखा होगा कई लोगों की वॉइस भारी होती है, कई लोगों की वॉइस हल्की होती है, पतली होती है, ठीक है। तो वो इस लैरिनेक्स की वजह से होता है, ठीक है। फिर आता है आपका ट्रैकिया, ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। फिर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से बना होता है, ठीक है। आपको रिंग्स ऑफ कार्टिलेज मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ट्रैकिया इस तरीके से बना दीजिएगा और ट्रैकिया मेंशन कर दीजिएगा, हो जाएगा। फिर आता है ब्रोंकस, ये दो दिखे यहाँ पे, ये दो आ गए, ये आ गए ब्रोंकस आपके, ठीक है। अब उसके बाद ये ब्रोंकस क्या होता है, ये ब्रोंकस एंटर कर जाते हैं आपके मेन पार्ट रेस्पिरेशन के, जो है आपका लंग्स, ठीक है। आपके पेयर ऑफ लंग्स होते हैं। फिर लंग्स के बाद ये और ब्रांचेस देख रहे हैं आप, ये ब्रांचेस है आपकी ब्रोंक्यूलाई, ठीक है। और ब्रोंक्यूलाई के बाद ये सैक लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये होता है आपका एल्विलाई, ठीक है। ये होता है आपका सैक लाइक स्ट्रक्चर। फिर आता है आपका ये नीचे का डाइफाग्राम। डाइफाग्राम आपका बेसिकली जैसे आप ब्रीथ इन करते हैं तो ये ऊपर की तरफ उड़ जाता है जब आप ब्रीथ इन करते हैं, और जब आप ब्रीथ आउट करते हैं तो ये नीचे की तरफ झुक जाता है, ठीक है। तो ये आपके बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मेंशन करनी है अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अब समझते हैं कि असल में हवा किस तरीके से काम करती है, ठीक है। तो जो आप ऑक्सीजन लेते हैं, सबसे पहले आपने ऑक्सीजन ली, ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन जाएगी,
तो जब नोज से वो एंटर करी नॉस्ट्रिल्स में, तो नॉस्ट्रिल्स में आपको पता है हेयर्स होते हैं थोड़े बहुत ना, तो हेयर्स होते हैं। हेयर्स क्या करते हैं? हेयर्स आपका जो डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल को एक तरीके से फिल्टर आउट कर देते हैं ताकि कि डस्ट पार्टिकल आपके निकले ना। तो इसीलिए कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने नाक के बाल ही साफ़ करवाते रहते हैं। तो बेटर है कि आप उन्हें नाक करवाएं, क्योंकि आपकी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। डस्ट पार्टिकल अगर अंदर चला गया तो खांसी खांसी होती रहेगी आपको ज़िंदगी भर। ठीक है, तो डस्ट पार्टिकल वो एक तरीके से फ़िल्टर करता है आपकी बॉडी के लिए। तो यहाँ से थोड़े बहुत फ़िल्टर हुए, फिर यहाँ पे क्या होता है, नेसल पैसेज में यहाँ पे म्यूकस लगा होता है। ठीक है, म्यूकस लगा होता है। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस बेसिकली आपका स्टिकी सी लेयर होती है। जो डस्ट पार्टिकल यहाँ से पास हो जाते हैं ना अंदर, वो यहाँ नेसल पैसेज में चिपक जाते हैं। ठीक है, तो नेसल पैसेज में सारे के सारे डस्ट पार्टिकल चिपक जाते हैं। तो अब आपकी जो एयर है O2, वो बेसिकली आपकी डस्ट फ्री है। ठीक है, वो डस्ट फ्री जाती है सीधा फेरेनेक्स। अब फेरेनेक्स देखिए, फेरेनेक्स एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपका जो आप खाना खा रहे हैं वो खाना भी यहाँ पे मिल रहा है, और जो आप सांस ले रहे हो सांस भी यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो फेरेनेक्स का काम होता है कि वो सीधा जो विंड है, जो हवा है, उसे सीधा विंड पाइप में भेज दे। क्योंकि कई बार आपने सुना होगा कि अगर आप खाते हुए बोल रहे हैं, तो कई बार आपकी मम्मी ने बोला होगा कि असल में जो आपने फूड खाया वो दूसरे पाइप में चला गया, विंड पाइप में चला गया। ठीक है, जिसकी वजह से आपको खांसी होती है। तो खांसी क्यों होती है? खांसी इसलिए होती है क्योंकि विंड पाइप में क्या, थोड़ा बहुत खांसेगा, खांसने के बाद वो खाना ऊपर आएगा, और ऊपर आके फेरेनेक्स के बाद दोबारा दूसरा पाथ कैप्चर कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फेरेनेक्स का ये काम होता है कि जो हवा आ रही है, हवा को वो उसके असली पार्ट में भेजेगा कि वो विंड पाइप की जगह जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो फूड पाइप की जगह चले जाए। ठीक है, उसके बाद आता है आपका लेरेनेक्स। लेरेनेक्स का कुछ काम नहीं है, लेरेनेक्स से सीधा पास हो जाती है। ठीक है, फिर अब उसमें उसके बाद आता है आपका ट्रैकिया। तो ट्रैकिया आप देख पा रहे होंगे कि असल में आप फूड पाइप अगर देख रहे हैं तो फूड पाइप आपका सिंपल बना था इस तरीके से, नॉर्मल इस तरीके से आपका फूड पाइप था, और यहाँ से वो जाता था और पेरिस्लैटिक मूवमेंट करता था कि भाई जहाँ पे खाना है वहाँ पे मोटा होता जाएगा, बाकी में पतला होता जाएगा। तो पेरिस्लैटिक मूवमेंट से चलता था। बट अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ट्रैकिया के पास स्पेशल कार्टिलेज रिंग है। देखिए कार्टिलेज क्या होता है? सबसे पहले कार्टिलेज मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट बोन। ठीक है, जैसे आप अगर कान को दबाए तो कान की जो बोन होती है वो सॉफ्ट होती है, तो वो जो बोन है वो आपकी कार्टिलेज है। ठीक है, तो ये भी आपकी कार्टिलेज से बना होता है, रिंग ऑफ कार्टिलेज से बना होता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक रीज़न है कि अगर लेट से आपका विंड पाइप इस तरीके से बना दिया होता, जैसे फूड पाइप है, तो यहाँ से हवा जा रही है तो हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और हवा के प्रेशर से अगर बाय चांस आपका विंड पाइप इस तरीके से कोलैप्स हो गया कि भाई आपका आपस में जुड़ गया ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो क्या होगा? तो आपकी सांस लेना मतलब सांस जाना बंद हो जाएगा, तो आप सफोकेशन से ऑन द स्पॉट मर जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए जो आपका वो बना होता है ट्रैकिया, वो रिंग ऑफ कार्टिलेज से बना होता है, जो कि उसे इस तरीके से आपस में कोलैप्स करने नहीं देता, जिसकी वजह से आपको एकदम सफोकेशन ना हो और सफोकेशन से आपकी डेथ ना हो। ठीक है, तो यहाँ से ये गया यहाँ, और यहाँ से ब्रोंकस में घुस गया। दो दो अलग अलग है ब्रोंकस। अब ब्रोंकस से जब ये जाता है तो ब्रोंकस के बाद क्या होगा? ब्रोंकस के बाद ये अपने ब्रोंक्यूल्स में जाएगा। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स के बाद ये जाएगा एल्विलाई, एल्विलाई में चला गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपका O2 हो जाता है यहाँ ब्लड स्ट्रीम के पास। ठीक है, तो इसको मैं कनेक्ट करता हूँ लेट से, वैसे वहीं पर होता है क्योंकि सेल, आपको पता है कि सेल सारे के सारे आपके वहीं पर प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे ब्लड में ही प्रेजेंट होता है सारे के सारे सेल। ठीक है, तो यहाँ से लेट से मैं लेता हूँ कि ये ब्लड स्ट्रीम है। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में आपका एक सेल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, कोई भी मैंने एक सेल लिया, तो यहाँ से सेल के पास क्या आया? सेल के पास सीधा O2 आया, और यहाँ पे वो जो ब्लड O2 कौन कैरी करता है? O2 एक ब्लड का एक कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन बोलते हैं, और जब वो ब्लड को कैरी करता है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से हम जानते हैं। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो कैरी कर रहा है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, वो ब्लड जो कैरी कर रहा है ऑक्सीजन, वो उसने सेल तक पहुंचाया। ठीक है, सेल क्या करता है? सेल अपना CO2 निकालता है,
वो CO2 किसके थ्रू निकलता है? अपना नॉर्मल डिफ्यूजन मेथड से, ठीक है, नॉर्मल डिफ्यूजन मेथड से वो अपना CO2 निकालता है कि भाई आपका यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन होगी, यहाँ पे लोअर, तो हायर से लोअर जाएगा, जिसकी वजह से आपका CO2 बाहर आ जाएगा सेल से। तो यहाँ से गया CO2 और CO2 जाके ये सीधा चला जाता है आपका एल्विलाई में। ये एल्विलाई में चला गया, फिर एल्विलाई से रिवर्स प्रोसेस होता है और लेटर ऑन आपके नोज से जो आप गैस निकालते हो वो गैस होती है आपकी CO2, ठीक है। ऑक्सीजन आपने ले लिया और CO2 निकाल दिया आपने। तो ये तो हो गया कि अभी आपका ऑक्सीजन आया, ठीक है। अब ऑक्सीजन के बाद क्या होता है, यहाँ से आपका फूड भी आ रहा होता है, ठीक है। फूड बेसिकली आपका डाइजेस्टेड फूड जो डाइजेशन के थ्रू हुआ था वो वाला फूड आ रहा है। तो वो वाला फूड जो होता है वो फूड आपका किस फॉर्मेट में होगा? मैंने बताया था C6H12O6 की फॉर्मेट में होगा, ठीक है। इस फॉर्मेट में रहेगा जो कि है आपका ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जब साइटोप्लाज्म, देखिए ये पूरा सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है, जब ये साइटोप्लाज्म में घुसता है, ठीक है, तो हमें पता है कि साइटोप्लाज्म में घुस के क्या बन जाएगा? पाइरूवेट, ठीक है, पाइरूवेट बन गया। अब पाइरूवेट जब बन गया और यहाँ पे ये इसके पास O2 है, ठीक है, तो ये दोनों जाएंगे कहाँ पे? ये जाएंगे अपना एक माइट्रोकॉन्ड्रिया पे। ये O2 माइट्रोकॉन्ड्रिया में जाएगा, ये पाइरूवेट माइट्रोकॉन्ड्रिया में जाएगा। और माइट्रोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? माइट्रोकॉन्ड्रिया में वो रिएक्शन होगा क्रेब्स साइकिल वाला। याद करिए क्या होता था कि भाई जब आपका पाइरूवेट कन्वर्ट होता था इन द प्रेजेंस ऑफ O2 तो आपका बन के आता था CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। और वो एनर्जी कितनी होती थी? आपका सीधा 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है आपके सेल से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है और ऑक्सीजन आपका अंदर आता है। कौन लेके आता है ऑक्सीजन? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। और यहाँ से आपका CO2 कैसे बाहर निकलता है? विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, नॉर्मल, उसको कोई लेके नहीं आ रहा, ठीक है। फिर वो CO2 कहाँ चला जाता है? आपके एल्विलाई में, और ये सीधा आपके यहाँ पे आ गया। तो एल्विलाई खाली था, एल्विलाई में CO2 गया, CO2 के बाद ये गया ऊपर, सीधा CO2 निकाल दी। और ये ब्रीथ इन का प्रोसेस आया तो ब्रीथ इन के प्रोसेस में O2 अंदर गई। बस ऐसे ही चलता रहता है और आपके सेल को खाना मिलता रहता है, एनर्जी मिलती रहती है, ठीक है। तो अब हम इसे लिख लेते हैं कि असल में हम इसे फ्लो चार्ट की फॉर्मेट में लिख लेते हैं कि कैसे क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी जो एयर है, ठीक है, एयर got passes through nostrils and nasal passage। नेसल पैसेज से एयर आपकी जस्ट अभी पास हुई है। फिर क्या होता है स्टेप 2 में? स्टेप 2 में आपका होता है कि जितने भी सारे के सारे डस्ट पार्टिकल है वो रिमूव हो जाएंगे नॉस्ट्रल और नेसल पैसेज में। किसकी वजह से? तो ऑल द डस्ट particles got removed due to hair present in nostrils and mucus present in nasal passage, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब इसके बाद स्टेप 3 कि भाई हमने क्लीन तो कर लिया, अब क्लीन के बाद वो जाएगा फेरेनेक्स में। तो पासिस थ्रू फेरेनेक्स, ठीक है, वेयर इट गेट्स द इंडिकेशन that it should go through trachea या फिर विंड पाइप, ठीक है। तो फेरेनेक्स के पास आ गया। फेरेनेक्स के बाद किसके पास आएगा? आपका नॉर्मल फेरेनेक्स आ गया, अब ट्रैकिया पे जाएगा, ठीक है। तो नाउ एयर पासिस थ्रू ट्रैकिया / windpipe which contains
ring of cartilage, so that ये कभी कभी ना क्वेश्चन आ जाता है कि असल में आपका रिंग ऑफ कार्टिलेज से क्यों बना होता है ट्रैक, या नॉर्मल फूड पाइप जैसा क्यों नहीं है, ठीक है। सो दैट द विंड पाइप डज नॉट कोलैप्स, ठीक है, ताकि कि जो आपका विंड पाइप है वो एकदम से कोलैप्स ना हो जाए और आपको सफोकेशन से आपकी डेथ ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि आपकी मेन तो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन नहीं आएगी तो फिर सफोकेशन हो जाएगी, सफोकेशन से खल्लास मामला, ठीक है। तो फिर आता है कि आपका ट्रैकिया पे चलेगी, ट्रैकिया पे नाउ द एयर passes through the bronchus and enters lungs, सीधा लंग्स में आ गया, ठीक है। अब जब लंग्स में आ गया तो लंग्स के बाद उसकी अपनी अपनी ब्रांचेस में जाएगा। इट फर्दर डिवाइडेड into bronchulus, which later goes to alveoli, where exchange of O2 and CO2 टेक्स प्लेस, ठीक है। तो ये सिंपल आपका हो गया कि एल्विलाई पे जाएगा, एल्विलाई में O2 एंड CO2 का एक्सचेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन आपका होता है ख़त्म, कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ख़त्म होता है। तो यहाँ पे एक और चीज़ है कि असल में अगर हम एवरेज ह्यूमन की बात करें, ठीक है, तो एवरेज ह्यूमन में जो ब्रीथिंग रेट होता है वो एक एडल्ट की बात करें तो कितना होता है, 15 से 18 टाइम्स होना चाहिए पर मिनट, ठीक है। तो एवरेज ब्रीथिंग रेट in an adult is about 15 to 18 times per minute, ठीक है। पर मिनट आपका इतना होता है। फिर होमवर्क की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना, 2 शायद आपने पहले ही कर लिया होगा। 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 मैंने पहले लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था, पेज नंबर 105, ठीक है। अब इसमें देखिए एक है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 कि हाउ द लंग डिजाइंड इन द ह्यूमन बीइंग टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये बोल रहा है कि आपके जो लंग्स है वो इस तरीके से कैसे डिज़ाइन होता है ताकि कि मैक्सिमम आपकी एयर वो हो सके। इसको पहले मिटा देते हैं, थोड़ा कचरा सा लग रहा है, कि ताकि कि आपकी जो मैक्सिमम एयर है वो आपकी एयर मैक्सिमम एक्सचेंज हो सके। तो वो कैसे होता है, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है आपका, अगर हम बात करें तो जैसे एयर जाती है, ठीक है, एयर जब आपकी गई विंड पाइप से, ट्रैकिया से गई, नॉर्मल ब्रोंकस पे गई, तो जब आप ब्रीथ इन करते हैं ना, ब्रीथ इन, तो क्या होता है बेसिकली आपके जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम आ जाता है ऊपर और ये हो जाता है फ्लैट, यहाँ पे ये हो जाता है फ्लैट, ठीक है। और ये जो लंग्स है, ये लंग्स अगर आप देखेंगे, आप एक बार ब्रीथ इन करिए और अपने लंग्स में हाथ, रिब केज ये प्रोटेक्टेड होता है रिब केज से, यहाँ पे रिब केजेस बने रहते हैं, ठीक है। तो आप अगर अपने रिब केजेस को देखेंगे तो ये एक्सपैंड होंगे, जो लंग्स होगा तो ये लंग्स एक्सपैंड होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ये एयर अंदर गई, एल्वुलाई सैक पे गई, तो क्या होगा यहाँ से, ये देखिए मिलियंस ऑफ है, ठीक है, यहाँ पे मिलियंस ऑफ एल्वुलाई है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ से सीधा O2 रिलीज करेंगे। अब O2 जब एक साथ सबके सब रिलीज कर रहे हैं तो हमें एरिया ज़्यादा चाहिए, तो लंग्स क्या करता है, लंग्स जब हम ब्रीथ इन करते हैं थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है, ठीक है, ताकि कि मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो सके। तो इस तरीके से आपका लंग्स बनता है। अब यही क्वेश्चन आपकी बैक एक्सरसाइज में दिया हुआ है कि एल्वुलाई किस तरीके से की, हाउ द एल्वुलाई इज डिजाइंड इन द ह्यूमन बीइंग टू मैक्सिमाइज द
एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो उसमें भी आप इसी तरीके का आंसर लिखेंगे, यही लिखेंगे बेसिकली। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, और आपका एक बैक एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन नंबर 8, देन क्वेश्चन नंबर 9 बैक एक्सरसाइज। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है और रिवाइज करना है आपको। ठीक है, पूरा का पूरा। तो चलिए, बस आज की वीडियो के लिए इतना ही।